हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। देखो, इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये चैप्टर है तो बहुत आसान है ना। लेकिन आपकी मतलब देखो, अगर आप थोड़ी सी अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लगा रहे हो, मतलब कि यहाँ पे देखो, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं डायरेक्शन में। बात समझना, डायरेक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, कि मैग्नेटिक फील्ड की हम कब क्या डायरेक्शन कैसे लें, क्या ले लें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस वजह से बच्चों को ये वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगता है, ठीक है। बट यकीन करो, ठीक है, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप डायरेक्शन निकाल लेते हो, सारी चीज़ों के ये वो देख लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बाकी सब बेसिक सा वही है, थ्योरी है, डेरिवेशंस हैं, है ना। तो एक मतलब कुल मिला जुला करके कहने का मतलब है कि एक ये बढ़िया सा मज़ेदार सा चैप्टर है अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तब, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे हम बात करें इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो इसमें हमें देखो बेसिकली पढ़ना क्या, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो क्या था एग्जैक्टली पहले, लगभग 1820 के पहले, मतलब 1820 के पहले, है ना, चार्जेस और मैग्नेटिज्म में कोई ऐसा रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश किया गया था। तो उस समय की जो फिजिक्स की जो दुनिया थी ना, जैसे अभी आप वो मूविंग वो चार्जेस पढ़ रहे थे, चार्जेस जो है एक दूसरे पर फोर्स अट्रैक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो एक मतलब एक ब्लैक एंड वाइट दुनिया थी, कह सकते हो, है ना। अभी उस समय ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हाँ, लोग मैग्नेटिक के बारे में जानते थे, लोग चार्जेस के बारे में जान गए थे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो ये चीज़ अभी भी नहीं जान पाए थे। तो एक हमारे फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था ऑर्स्टेड, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली वो एक स्कूल में एज एक टीचर पढ़ाते थे बच्चों को। तो जब वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसी एक्सप्लेनेशन के मतलब जब उन्होंने जब किया, तो उनको ऐसा लगा कि अच्छा, मतलब यहाँ से कुछ एक नई चीज़ हमें मिल रही है ना। उनको कुछ एक नई चीज़ पता चली। तो वो क्या था, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये कहा बाद में कि हम जो है मूविंग चार्जेस की वजह से, जैसे देखो चैप्टर का नाम समझो, मूविंग चार्जेस की वजह से हम मैग्नेटिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, मूविंग चार्जेस की वजह से, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि वो उनको जो आइडिया है वो जो अचानक से आया, वो इस पर बहुत साल पहले से, लगभग ये कहा जाता है कि वो 12 साल 10 साल पहले से ही वो इस आइडिया पर काम कर रहे थे, ठीक है। चार्जेस मतलब करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन में वो काम कर रहे थे, बट उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे किया जाए, ठीक है। तो अचानक से ये सारा का सारा जो प्लानिंग है वो उनके दिमाग में चल ही रहा था। तो अचानक से ऐसी कुछ बात बनी होगी, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि मूविंग चार्जेस की वजह से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। किसकी वजह से, मूविंग चार्ज। ध्यान रखना मूविंग चार्जेस, यानी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि उस वायर के चारों तरफ कह सकते हो कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होगा, है ना। ठीक है, समझ रहे हो, वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, और उस करंट के फ्लो होने के थ्रू के रीज़न से क्या हो सकता है, उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उन्होंने यही बात बताई। तो एग्जैक्टली ये चीज़ थी। अब इसके बाद जब डिस्कवरी हो गई, लगभग 1820 के आसपास, ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन एक कहानी की तरह सुनो, ठीक है। जब ये डिस्कवरी हो गई, तो फिर लोगों में ना, देखो फिर ना एकदम मतलब कह सकते हो कि एक रिवॉल्यूशन जैसा हो गया, है ना। लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फिर करने स्टार्ट कर दिए। फिर बायोसेवर्ट आ गए, फिर मैक्सवेल आ गए, उन्होंने तो पूरी वो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो स्टार्टिंग किसने किया, ऑर्स्टेड ने किया, ठीक है ना। अब उनके बाद फिर मैक्सवेल, फिर मतलब बहुत सारे, फिर आप जो भी अपनी डेली लाइफ में आप जो डिवाइसेस देख रहे हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फिर बननी जो है स्टार्ट हो गई। तो मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब आज के समय में जितनी भी आप चीज़ें देखते हो वो हमारे इसी के कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर होता है। जितनी ज़्यादा लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, देखो मे भी शायद अभी कुछ और भी इनसे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें शायद आप अगर डिस्कवर कर लो, ठीक है। तो जैसा जैसा लोगों का जो नॉलेज है इसके रिगार्डिंग बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों ने एक से एक जो है डिवाइसेस, एक से एक जो मशीन उन्होंने निकालने स्टार्ट किए, ठीक है, बनाने स्टार्ट किए।
तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था, है ना। नाउ हम यहाँ से देखते हैं कि ऑर्स्टेड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। देखो कई सारी कहानी चलती हैं, है ना। अगर आप कभी देखो, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं वो परेशान थे काफ़ी, मतलब एकदम वो टेंस हो गए थे कि नहीं अब तो हम इस टॉपिक पर हम काम ही करना बंद कर देंगे, ठीक है। आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कई सारी देखो एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने, आप सबसे पहले अपनी हेडिंग लगाओ, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑर्स्टेड, OERSTED। और जितनी भी चीज़ें आपको इस बोर्ड पर दिखती चली, आप उन सारी चीज़ों को क्या करते चलो, नोट डाउन करते चलो। देखो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। अगर आप समझ करके फील करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो हम बात करते हैं, बढ़िया सा इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बट नोट्स से काम नहीं चलने वाला, आपको नोट्स से चीज़ें अगर समझ में अच्छी आती हैं तो ठीक है, बट आप अगर वीडियो देख करके अगर आप नोट्स को पढ़ोगे तो और अच्छी चीज़ रहेगी। ओके, हम यहाँ पर सारी चीज़ें लिखेंगे। जिनको नोट से लिखना होगा, अपने नोट्स बनाने होंगे, वो नोट से बनाएंगे। जिनको वीडियो देख करके बनाना होगा, वीडियो देख करके बनाओगे। तो क्या था भाई ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उन्होंने एक सर्किट लिया, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से सर्किट आप ऐसे ही तो बनाते हो, है ना। और अभी जो है इस सर्किट में उन्होंने कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं करवाया। मतलब ये आपका की होता है ना, कि अभी क्या ओपन है। अगर ओपन की होता है इसका मतलब कि हमारा सर्किट अभी क्या है, ओपन है। और इस केस में कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो जब नहीं होगी तो उन्होंने कहा, देखो उनके पास क्या था, एक बेसिकली हम कह सकते हैं एक मैग्नेटिक निडल था। मैग्नेटिक निडल आप लोग देखे हो, जिसको हम लोग कंपास कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है। ये इधर एक हमारा इधर एक नॉर्थ पोल होता है और इस तरफ एक साउथ पोल होता है ना। हमेशा जब इसको आप ऐसे छोड़ोगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताता है। देखो ये निडल का जो बेसिकली जो इन्वेंशन था वो बहुत पहले हो चुका था, लगभग 1600 से भी पहले हो चुका था। क्यों, याद करो, जब देशों की जब खोजने की जब स्टार्टिंग हुई, आपने क्लास 7 पढ़ा था, जो डिस्कवरी हुई अमेरिका की, जो डिस्कवरी, इंडिया की जो डिस्कवरी हुई, ये जो वास्को डी गामा, ये सब जो कोलंबस, तो इन सब ये सारे लोग कैसे ट्रैवल करते थे, इसी मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से ट्रैवल करते थे। तो मैग्नेटिक कंपास की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, जिसको हम लोग कंपास, ठीक है, कह सकते हैं केवल। तो ये देखा गया कि इस कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, ठीक है ना। ये ऐसे बस पड़ा रहा, इसको कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि इसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अच्छा, उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने एक और सर्किट लिया। अब क्या किया, उस सर्किट में उन्होंने करंट का फ्लो करा दिया। क्या करा दिया, अब उन्होंने करंट का फ्लो करा दिया, ठीक है। अब उन्होंने की को क्लोज कर दिया। तो की को क्लोज करेंगे भाई तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो अब उन्होंने देखा कि जो हमारा कंपास है ना, वो कुछ डिफ्लेक्ट किया। और डिफ्लेक्ट देखो किस तरीके से किया, कुछ इस तरीके से किया। अभी ये बताते हैं ऐसा हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका भी हम लोग एग्जैक्ट अभी हम ये रीज़न पढ़ेंगे कि ऐसे ही क्यों डिफ्लेक्ट किया। इसका जो नॉर्थ वाला पोल है ना, ये नॉर्थ वाला पोल ही इस तरफ क्यों गया, साउथ वाला पोल इस तरफ क्यों है। तो इसकी एक रूल बनाएगा, अभी देखो आप कन्फ्यूजन होगा। देखो यही बच्चे बात समझना, डायरेक्शन का इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, ठीक है। तो अभी हम ये कंपास का जो डिफ्लेक्शन वो देख रहे हैं, मतलब सॉरी, अभी हम जो डिफ्लेक्शन देख रहे हैं वो कंपास का डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड, मतलब करंट अगर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, चार्जेस मूव कर रही। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप करंट, चार्जेस फ्लो करने का ही मतलब क्या होता है, करंट मिलना, जो कि हम लोग अपने चैप्टर 3 में जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, नहीं। अच्छा, ये हुआ। फिर बहुत सारी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने करंट की अमाउंट और ज़्यादा बढ़ा दी, और ज़्यादा करंट बढ़ा दिया। तो उन्होंने देखा कि अच्छा डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो रहा है, तगड़े में हो रहा है डिफ्लेक्शन और ज़्यादा, मतलब फिर करंट को कम करके देखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा डिफ्लेक्शन और कम हो गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन जो हो रहा था, यानी कि देखो था क्या, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा पहला ऐसा था तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं, जिस तरीके से हमारी ये जो कंपास रखी हुई थी उस तरीके से अभी भी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने करंट इसमें जब फ्लो कराना जब स्टार्ट किया तो इसमें क्या हुआ, एक डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ, इसका भी हम लोग रूल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि क्या हो अगर हम करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर दें। तो उन्होंने कहा कि अब हम निगेटिव इधर करते हैं और पॉजिटिव इधर करते हैं, तो करंट भी अब ऐसे ही फ्लो होगा, ठीक है। अब इधर से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब जो डिफ्लेक्शन हुआ उन्होंने कुछ ऐसा देखा, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया ना। अब ये जो साउथ वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो अब इस तरीके से इधर चली गई और नॉर्थ वाली इस तरीके से आ गई। मतलब समझ में आ गई बात। तो करंट के फ्लो होने से, है ना, करंट के फ्लो होने, आप कह लो कि चार्जेस के मूव करने से
आपकी करंट फ्लो होती, मतलब करंट आपको मिलती है, और उस करंट की वजह से यानी कि किसी भी वायर में अगर एक इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, आपको एक मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे दो चुंबक होते हैं, दो चुंबक को आपस में आप लाते हो तो क्या होता है, एक चुंबक हिलने डुलने लगता है उसकी वजह से, है ना। तो समथिंग ऐसा भी, तो भाई आप इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, इसका कोई कॉन्टैक्ट तो इससे है नहीं, क्या कोई देखो कॉन्टैक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वायर कहीं ना कहीं अपने इस चारों तरफ, ये जो वायर है ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी ये जो कंपास है, ये जो कंपास में बेसिकली क्या लगा रहता है, मैग्नेट, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, तो बहुत सारे वही है ना, इन्होंने रिजल्ट निकाले, सेम सारी चीज़ें लिख लो। उन्होंने कहा कि इफ़ मान लो अगर हम क्या करें, अगर हम आई जो है अगर इंक्रीज करते हैं तो उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो गया भाई, वो भी इंक्रीज हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मान लो अगर हम आई को अगर डिक्रीज करते हैं तो इन्होंने कहा कि जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन मतलब कि मूव करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो और ज़्यादा क्या होगी, अगर हम आई को अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो डिफ्लेक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगा। इस तरीके से इन्होंने ये देखा। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें सर कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, या जो कंपास है, तो इसकी आप ये डायरेक्शन कैसे बता दे रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा देखने में कि ये अच्छा ये इधर से फ्लो हो रहा है तो इस तरीके से। तो इसको याद रखने का एक रूल बनाया गया। देखो फिजिक्स में इस चैप्टर में आप बहुत सारे रूल पढ़ोगे, अगर आपने रूल को अगर ध्यान से अगर पढ़ लिया, समझ लिया, रिलेट कर लो ना। देखो ये जितने भी रूल है ना वो आपकी पूरी की पूरी मतलब बॉडी से रिलेटेड, हम कभी लेफ्ट हैंड लगाएंगे, कभी राइट हैंड लगाएंगे, कभी अपनी पूरी की पूरी बॉडी को लेकर के मतलब रूल को समझने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो, बड़े मतलब अच्छे साइंटिस्ट थे उस समय के, है ना, काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें जो है वो बता करके चले गए। अब आपको पता नहीं कैसा लगता है इन सब सारी चीज़ों से। चलो देखो, तो क्या हुआ कि अब ये जो निडल में ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, है ना, इस करंट के थ्रू, है ना, हम देख रहे हैं कि अभी ये करंट ऐसे फ्लो हुई तो डिफ्लेक्शन इधर हुआ, ऐसे फ्लो हुई तो डिफ्लेक्शन इधर हो गया। तो अब कहा कि भाई अब ये इसका डायरेक्शन कैसे बताया जाए, कोई एक रूल बनाना चाहिए, है ना। तो एक रूल बनाया गया, है ना, जिसको हमने कहा एम्पियर्स स्विमिंग रूल। किसके लिए, इस निडल में, यानी कि ये जो आपकी जो मैग्नेटिक निडल है ना, इसकी डिफ्लेक्शन यानी कि इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक रूल बनाया गया जिसको हमने कहा एम्पियर स्विमिंग रूल। याद रखो पहला रूल आप क्या पढ़ने वाले हो, एम्पियर स्विमिंग रूल, है ना, कुछ नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी जैसे आप स्विमिंग करते हो ना सेम उसी तरीके से रिलेटेड है। तो ध्यान समझो, अभी हम इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये जो निडल जो इस तरीके से मूव कर रहा है वो कैसे। तो हमने कहा कि सर ये जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन of deflection of magnetic needle, या जिसको आप कंपास कहते हो, मैग्नेटिक निडल, ड्यू टू current in the wire is given by amperes, P-E-R-E, amperes स्विमिंग रूल। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब भाई क्या था इस रूल के अकॉर्डिंग, देखो बच्चे ये इतनी बड़ी चीज़ आपको याद नहीं करना है, नहीं याद नहीं करना है, मेरी बात समझो, लिखने की वजह से ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। देखो बस समझ लो, याद नहीं करना है, इससे ये कभी भी पूछा नहीं जाता ना कि ये क्या है। बस आपको एक फिगर दे देगा, मे भी बनाने के लिए ड्रॉ कर देगा, चलो बताओ इसका नॉर्थ पोल क्या है, इसका साउथ पोल क्या है, ये बस आपसे पूछ सकता है। देखो क्या कहता है कि ये जो आप देख रहे थे ना कि हम निडल को कभी इस तरीके से घुमा दे रहे थे, कभी साउथ पोल को घुमा दे रहे थे, कभी नॉर्थ पोल को घुमा दे रहे थे। तो इसका बेसिकली एक रूल है जिसको हमने कहा है एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या होता है इस रूल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं ध्यान से। कहता है कि इफ इमेजिन, मान लो इमेजिन करो आप स्विमिंग कर रहे हो। स्विमिंग कैसे करते हो, तो स्विमिंग आपको ये वाला स्विमिंग करना है, ऐसा नहीं ऐसे सर ऊपर करके नहीं करना है, वो स्टाइलिश वाला स्विमिंग नहीं करना है, ऐसे जैसे आप ऐसे करते हो ना स्विमिंग, उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, स्विमिंग, अब कितने बच्चों को तो स्विमिंग नहीं आती होगी सच में। स्विमिंग अलोंग द वायर, है ना, मान लो अब जो आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप स्विमिंग किसी नदी व वाटर में नहीं कर रहे हो, आप किसी वायर के अलोंग जिसमें करंट फ्लो हो रही है आप उसके अलोंग कर रहे हो, और आपकी जो फेस है ना, विथ हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द निडल। अच्छा, और आपकी जो फेस है वो निडल के क्या है, अलोंग है। मतलब अगर देखो निडल अगर ऐसे होता है, आपने कहा सर ये हमारा एन पोल है, अब इसमें जो भी हो आपका एन साउथ आपसे मतलब नहीं है, आपने कहा कि आपका जो फेस होगा, है ना, आप कुछ इस तरीके से, मतलब देखो ऐसे हंसना नहीं, है ना,
आप मान लो कि आप ये हो, चलो आपकी बात नहीं करते, हम अपनी बात कर लेते हैं, हम ये हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपने सोच लेना। और और कैसे किया जाए, ये मान लो हमारा गर्दन है और इस तरीके से मान लो हमने जो है वो पानी में ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा ऐसे पैर है, मस्त ऐसे मतलब पानी में लेटे हैं, और ये हाथ है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे नीचे ऐसे मुंह करके ऐसे लेटे तैर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि अब देखो, आपने कहा सर ये मेरा निडल है, तो आप जो स्विमिंग कर रहे हो कैसे, आप इस निडल के अलोंग कर रहे हो, उसके हेड के अलोंग कर रहे हो, ठीक है। टर्न्स टुवर्ड द निडल सो द करंट इंटर्स थ्रू फीट। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो करंट है वो आपके फीट के थ्रू क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है। फीट के थ्रू इंटर कर रहा है तो करंट ऐसे चला गया। तो देखो होगा क्या कि अब ये जो निडल का जो डायरेक्शन बताना, हमें कुछ ऐसे बोलना है। ये कह रहा है कि जो करंट इंटर्स थ्रू हिज फीट एंड लीव्स एट हिज हेड, ठीक है। करंट जो है वो फीट से एंटर कर रहा है हमेशा। मान लो जैसे आप करंट अगर इधर चल रही है तो आप इधर मुंह करके स्विमिंग करोगे, समझ रहे हो, हम दोबारा नहीं बनाने वाले हैं, ओके, आप बना लेना। तो ठीक है, आपने कहा सर ये है, तो क्या होता है, ये कहता है कि लीव्स एट हिज हेड, ठीक है, करंट उसके हेड से लीव कर रही है। देन एन पोल, यानी कि निडल में भाई देखो कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक आपका नॉर्थ पोल। तो कहता है कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। अब आप इमेजिन करो, आपने कहा कि सर ये मेरी मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, है ना, और जस्ट लाइक कि हम जो है, जस्ट लाइक हम एक निडल की तरह हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो क्या होगा, वो हमारे उसकी तरफ मतलब क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, मतलब ये देखो क्या कर रहा है कि एन पोल, यानी कि उस निडल का जो भी आपका जो नॉर्थ पोल होगा, है ना, वही क्या होगा आपके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो आपने कहा सर करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, मेरी बात समझना, आपने कहा सर करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, तो भाई देखो आप अगर ऐसे लेटे हो तो आपका लेफ्ट हैंड क्या होगा, आपका यही तो होगा, लेफ्ट हैंड, आप ऐसे लेटे हो ना पानी में, जिस तरीके से आपका क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड हुआ, ठीक है। आपने कहा कि मान लो आपने यहाँ पर एक निडल रखा, क्या रखा, निडल रखा हुआ था, और हम ये कह रहे हैं कि निडल जो है, देखो निडल जो है वो कुछ ऐसे हो गया, मतलब इसका देखो, अगर देखो बात समझो, मान लो फिगर में ऐसे दे दिया, कह रहा है कि अगर इस टाइप से बना तो बताओ कि इसका लेफ्ट, इसका जो नॉर्थ पोल है उसका जो साउथ पोल है तो क्या होगा। तो देखो आपने कहा कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या कर जाएगा, तो लेफ्ट हैंड इसका इधर है, तो देखो ये भी क्या कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, तो आप कहोगे ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका है साउथ पोल। समझ गए, इस तरीके से हम निडल की जो है वो डायरेक्शन बताते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज़, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा सर इस, मान लो अगर इस डायरेक्शन में अगर हमारी करंट फ्लो हो रही है, या फिर ऐसे कह दो, ऐसे मान लो कह दो कि देखो, अब इससे रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले हम इस चीज़ को हटाते हैं, मिटा दें। ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी हम एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। इतनी बातों को पहले आप लिख लेना, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को आपने अपनी कॉपी में पहले तो लिख लेना है। देखो मान लो हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक ऐसे निडल रखा हुआ था, ठीक है, ये ऐसे पूछ देता है और ये बोल दिया कि चलो जो निडल की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे हो गई, निडल हमारा कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, और ये बोल दिया कि एक वायर है, तो भाई वायर में हम करंट कैसे फ्लो कराएं, ठीक है ना, वायर में हम करंट कैसे फ्लो कराएं कि मान लो आपने कहा कि मान लो सपोज करो ये हमारी है साउथ और ये हमारा है नॉर्थ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वायर में हम किस तरीके से करंट फ्लो कराएं कि हमारे ये साउथ वाला इसकी तरफ और नॉर्थ वाला इसकी तरफ। तो देखो आपने रूल क्या पढ़ा है कि अगर आप इस तरीके से मान लो वायर, मान लो अगर मान लो वायर में मान लो सपोज करो आपने कहा कि करंट अगर हमारी अगर इस तरीके से मान लो अगर फ्लो कर रही है, ठीक है, या फिर देखो अगर आप एक बार में अगर अपना आंसर लेना चाहते हो तो आपने कहा से कि हमारी जो सर एन जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब कि हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो इस तरफ होगा, समझ गए, हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो क्या होगा, वो हमारा इस तरफ होगा, तो इस तरफ होने का मतलब कि हमारी जो करंट है वो इस तरफ से ऐसे मूव कर रही होगी। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज़, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ थी, ठीक है ना। देखो अब ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से बना करके करोगे, जैसे हम आपको बना करके दे रहे हैं। देखो जल्दी से ये आप करके दिखा दो, ठीक है, ये नहीं है, जल्दी से करके दिखा दो, मेरे ख्याल से आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप कर लोगे। बस आपको इतना सोचना है कि आप देखो आप किस डायरेक्शन में तैर रहे हो, आप किस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो, इसका मतलब है अगर ये देखो नॉर्थ पोल वाला अगर इस तरफ बेंड हुआ है, इसका मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड इधर की तरफ है, लेफ्ट हैंड इधर की तरफ होने का मतलब कि आप इधर की तरफ मुंह करके क्या कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, इस तरफ ही तैर रहे होगे ना। देखो ना आप अपने आप को इस तरीके से ऐसे लेट जाओ अपने रूम में कहीं भी, है ना, कोई नहीं हंसेगा, आपके मम्मी पापा कुछ नहीं हंसेंगे, देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके। इस वाले में बता दूं कैसे होगा,
देखो ये कह रहा है कि ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, तो मतलब हमारा लेफ्ट हैंड भी इस तरफ होगा। तो लेफ्ट हैंड इस तरफ होने का मतलब कि हम इस तरीके से ऐसे लेटे हुए हैं। ठीक है, आगे बात में तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। अभी हम और भी अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। मतलब ये हम बात कर रहे हैं अभी केवल नीडल की, ध्यान रखना ये हम भी केवल नीडल की बात कर रहे हैं। ओके, ये समझ में आया। देखो नीडल बेसिकली क्या है, एक बहाना है, हमें एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी होती है ना। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों के लिए हम ये ताम झाम जो है वो करेंगे। अभी और अच्छे से इसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो समझने वाले हैं, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पूरे चैप्टर में काम आएगा। क्या है देखो, मान लो जैसे आपने कहा कि आपने कोई एक पेपर ले लो, ठीक है ना, आपके पास कोई एक पेपर, मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, और क्या कर रहे हो कि इस बोर्ड के आर पार एक वायर गई है, ऐसे समझो, इस बोर्ड के आर पार ऐसे एक वायर गई है ना, इस तरीके से, और इस तरीके से एक वायर गई है, और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। बात समझना, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो अब उस वायर में करंट दो तरीके से फ्लो हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या है, ऐसे समझो ये कोई एक पेपर है, ठीक है, और इस के मतलब इस पेपर के लॉन्ग ऐसे कोई एक वायर गई है, ठीक है ना, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये एक पेपर है। अब ये इस वायर में जो करंट है वो दो तरीके से फ्लो हो सकता है। क्या, एक तो पेपर के अंदर की तरफ करंट जा रही होगी, बात समझ आ रहे हो क्या, एक पेपर के अंदर की तरफ, मतलब कि वायर में करंट एक ऐसे फ्लो हो रही होगी, इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो करंट है इस वायर में वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा हो। समझ रहे हो, तो बातें समझ रहे हो, है ना। तो आपने कहा कि मान लो मेरे पास एक वायर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से समझना, इफ द वायर is placed perpendicular to the plane of पेपर। भाई परपेंडिकुलर रखने के दो तरीके हैं, ये तो एक या तो पेपर के ऊपर, पेपर के तो भाई परपेंडिकुलर दो तरीके के हो सकते हैं ना। एक तो या तो आप वायर को ऐसे रखो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और एक या तो इस तरीके से ऐसे नीचे रखो वायर को, है ना। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो अब दो पॉसिबिलिटी है। क्या, मान लो पहली पॉसिबिलिटी हम ये देख रहे हैं, सपोज करो हमने कहा कि सर हमारी जो करंट है वो उस वायर के थ्रू पेपर के अंदर की तरफ जा रही है ना। तो हमने कहा कि अ करंट और ये कह लें, हाँ बेसिकली चलो हम करंट की बात करते हैं। हमने कहा कि यह करंट इमर्जिंग आउट ऑफ प्लेन पेपर, है ना। मान लो हम ये पहले केस में हम ये मान रहे हैं कि मेरी पेपर है और इस पेपर से हमने ऐसे वायर अटैच करके रखा है, और इस पेपर में हमारी जो वायर है, मतलब वायर में जो करंट है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है। समझ रहे हो, ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि अब देखो उस मतलब ये जो उसकी जो हमारी जो डायरेक्शन होगी, है ना, मतलब क्या है, एक मिनट देखो हम पहले पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा कि करंट इमर्जिंग आउट ऑफ प्लेन पेपर, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो करंट है अगर वो आपके पेपर में वायर के थ्रू ऐसे ऊपर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, तो सिंपली आप उसको डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरे के पूरे चैप्टर में कन्वेंशन हम ये मान करके चलेंगे ना, कि मतलब करंट अगर आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ अगर आ रहा है तो आप कहोगे डॉट है, और अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो हम क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी मतलब है, केवल समझ लो, ये हमेशा आपके काम आएगा, है ना। तो आपने कहा आउट ऑफ प्लेन पेपर शोन बाई अ डॉट, है ना, हम उसको डॉट के थ्रू शो करेंगे। कैसे, इस तरीके से सर्किल लगाएंगे और एक डॉट। तो ऐसा अगर कहीं भी डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझना है कि करंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है। नाउ दूसरी कंडीशन क्या होगी, हो सकती है, बता, आप जान सकते हो, बता सकते हो। ये सब देखो पूछा नहीं जाता, बस सिंपली याद रख लो, समझना है कि अगर एक करंट जो क्या होगी, अगर पेपर के इन साइड जा रही होगी, है ना, गोइंग इन टू द पेपर, हम ये कहें कि इफ अ करंट गोइंग इनटू द पेपर, ठीक है, तो उसको हम कैसे हम उसको क्रॉस के थ्रू शो करेंगे, दैट इज ये। तो अगर इस तरीके का अगर कहीं सिंबल लगा हुआ है तो क्या समझना है कि करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, पेपर के अंदर, ठीक है। इस तरफ का अगर इस तरीके का अगर साइन अगर कहीं आपको दिखता है तो इसका मतलब क्या समझना है कि जो करंट है वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आती है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो, ओके, तो अभी हम आपको एक फिगर बना रहे हैं, है ना, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचते रहोगे कि आखिर सर ने ऐसा क्यों बनाया। देखो
हमने कहा कि मेरे पास ये ऐसे एक डॉट लाइन थी, ठीक है, और हमने जो देखो ये बेसिकली हम क्या शो करते हैं इस तरीके से, हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि सर ने ऐसा क्यों बनाया है, ठीक है। ये एक ऐसा था और हमने इसके लिए कुछ ऐसा बना दिया। थोड़ा सा इसके बारे में सोचते रहो कि सर ने ऐसा क्यों बनाया, है ना। अभी ये बहुत ही अच्छा एक आपको अभी आगे रूल पता चलने वाला है। थोड़ा सोचो कि सर ने ऐसा क्यों बनाया, ठीक है। ये बात हो गई ना। देखो अभी तक हम यहाँ तक क्या समझे, थोड़ा सा सोचते रहो या चलो जाने तो मत सोचो, अभी हम इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इसको ये जो फिगर इसके बनाने का रीज़न क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि आपके पास मैग्नेट होता है ना। तो उस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है, एक कह सकते हो कि मतलब उसके रेंज में जो भी चीज़ें, जो भी आयरन की जो भी चीज़ या फिर मैग्नेटिक की जो भी चीज़ आती है वो उसको क्या करता है, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, समझ रहे हो। तो हम उस पूरे रीज़न को क्या कहते हैं कि मतलब भाई इसका ये जो है इतना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। अब देखो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हम ये जो शो कर रहे हैं ये हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर रहे हैं। मान लो आपने कहा मेरे पास ये ऐसे एक वायर आया था इस तरीके से, ठीक है, और उसके चारों तरफ हमारी जो कंपास है, ये हम बेसिकली हम किसके डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, हम कंपास के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। कंपास का जो नॉर्थ पोल है, मतलब एक कंपास यहाँ रख दिया गया, एक कंपास यहाँ रखा, देखो कॉन्सेप्ट समझो, एक कंपास यहाँ रखा गया, एक कंपास यहाँ रखा गया। तो क्या हुआ कि उसका जो नॉर्थ पोल था वो हर तरफ इस डायरेक्शन में क्या रहा था, मूव कर रहा था, ठीक है। आप चाहो तो इसको वही उस वाले स्विमिंग वाले से यूज कर लो, लेकिन स्विमिंग वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बल्कि है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो हमने कहा कि नहीं, अच्छा यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि यहाँ पर जो करंट थी वो इसके अंदर जा रही थी, ठीक है, तो अंदर जा रही थी। तो अब हमने क्या किया, हमने जब यहाँ पर हमने एक कंपास यहाँ रखा, बहुत सारे हमने यहाँ पे निडल्स रखे, ठीक है। तो अब उन निडल्स की जो नॉर्थ जो मतलब पोल थी वो इसके इस तरफ देखो जा रही थी, मतलब इस तरफ क्या हो जा रही थी, झुक जा रही थी। अभी हम इस चीज़ को थोड़े से और अच्छे से समझेंगे। देखो तो यानी कि ये सब जो सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं, हाँ, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से इसको देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आपका मेन जो ये सब जो सारी चीज़ें हम जो डायरेक्शन और कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, फिर हम इनके बारे में समझेंगे। तो आप एक हेडिंग लगाओ जल्दी से, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो सेम वही चीज़ है, मैंने आपसे कहा कि आप ये कह रहे हो कि आप अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर वायर में अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो उस कंडक्टर वायर के चारों तरफ क्या हो रही है, एक क्या कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रही है ना। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हम उनके बीच में ला रहे हैं, जैसे हमने अपने निडल्स को उनके बीच उसके नज़दीक लाया, उस वायर के, उस कंडक्टिंग वायर के हमने नज़दीक लाया, तो उसके जो निडल्स हैं, है ना, मतलब जो हमारा जो कंपास का जो निडल्स है वो क्या होने लगा, वो डिफ्लेक्ट होने लगा, मतलब कि वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ना, इसी ये मतलब ये जो इन्फ्लुएंस है, इसी इन्फ्लुएंस को हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को देखो हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। देखो ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे आपने कहा सर मेरे पास चार्जेस होती थी, तो चार्जेस की वजह से क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता था। याद करो वहां पर हम चार्जेस की वजह से क्या पढ़ते थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती थी, सारी चीज़ें हम ये पढ़े थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। तो अगर डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड को हम एज एक क्या मानेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, ठीक है। तो हम इसको हैरो के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहीं से अब आपकी थोड़ी सी डिफिकल्टी स्टार्ट होती है। बच्चे जो है ना यहाँ से अब डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, या फिर हम पहले एक ऐसा टॉपिक देखेंगे, है ना, जिसमें हमें उसका एक डेरिवेशन भी पढ़ना होगा और साथ ही साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी। डायरेक्शन निकालने का मतलब देखो क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे लग रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अब यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, बायो सेवर्ट लॉ। देखो यहाँ पे इसमें बायो बेसिकली आपको ऐसा लगेगा बायोट है, बट यहाँ पे टी साइलेंट होता है। देखो बायोट और सेवर्ट बेसिकली आपके दो फिजिसिस्ट थे, है ना। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इनका पूरा नाम नहीं पता मेरे को भी, बट आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग साइंटिस्ट थे, एक ये अलग साइंटिस्ट थे। तो अब ये लॉ देखो बेसिकली क्या बताता है हमें, यहाँ से इतनी बातें ये पता चल रही, फाइनली हमने ये अपने माइंड में ये बात हमने रख ली कि ठीक है,
हमारे पास एक कंडक्टर था, करंट कैरिंग कंडक्टर था, और उस कंडक्टर में क्या, एक करंट फ्लो हो रही थी, तो जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। ये बात अब हम यहाँ से मान करके चल रहे हैं, ठीक है ना, कि किसी भी करंट मतलब कैरिंग कंडक्टर में क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो देखो बायो सेवर्ट ऐसे दो पहले फिजिसिस्ट थे जिन्होंने देखो जो ऑर्स्टेड थे उन्होंने तो बस ये बता दिया कि हाँ ठीक है, ऐसे जो है एक रिलेशन है करंट में और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन है, लेकिन वो उसके बाद और कुछ नहीं बता पाए। तो देखो फिर उसके बाद फिर और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं। तो अब बायो और सबसे पहले बायो और सेवर्ट इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो क्रिएट हो रहा है आखिर वो कितना है, समझ रहे हो मेरी बात। तो उन्होंने ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो उन्होंने जो डिफरेंट तरीके से करेंगे, मे भी हम बहुत बड़ा वायर लेंगे, मे भी हम वायर ना लेकर के हम एक वायर का लूप लेंगे, तो हम बहुत सारे तरीके से क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की हम जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने वाले हैं कि कितने अमाउंट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा अगर हम ये एक ऐसा अरेंजमेंट करें तो कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो सबसे पहले बायो सेवर्ट है, इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं बताया, इन्होंने पहले छोटे से एलिमेंटल एरिया को लेकर के कहा कि अगर इस एक छोटे से एलिमेंटल एरिया, ध्यान रखना है यहाँ पे, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना बच्चे, कि एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया है ना, उस एलिमेंटल एरिया में मान लो अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट के फ्लो के थ्रू उसके चारों तरफ जो एरिया जो चीज़ें हैं ना, तो उसमें कितनी करंट फ्लो होगी उन्होंने ये बताया, ठीक है। ओके, आ रही बात समझ में। तो और इन्होंने और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन करी, है ना, इन दोनों ने मिलकर के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। तो ये पता चला कि देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखो बस बायो जो मतलब जो ऑर्स्टेड थे उन्होंने बस इतना बताया कि हाँ भाई एक रिलेशन है, अब क्या है क्या नहीं है ये सारी चीज़ें वो नहीं बता पाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि केवल फ्लो करा दिया तो हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है इन्होंने ये बताया। तो क्या है एग्जैक्टली, तो मान लो इन्होंने कहा कि चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक वायर लेते हैं, ठीक है, ओके, लेट अ कंडक्टर, मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें क्या हो रही है, कैरिंग अ करंट, इसमें क्या हो रहा है, एक करंट आई जो है वो फ्लो हो रहा है, कैरिंग अ करंट आई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझना, सबसे पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ, यानी हम ये कह सकते हो, देखो उन्होंने ये कहा कि मान लो आपके पास कोई एक वायर है कुछ इस तरीके का, तो हमें इस पूरे वायर के थ्रू नहीं निकालना है। हमने कहा ठीक है इस वायर में हमारी करंट फ्लो हो रही होगी, होने देते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि हमें इतने बड़े वायर से मतलब नहीं है, हम इसका एक छोटा सा जो है, एक छोटा सा एलिमेंटल हम लेंथ लेते हैं, दैट इज हमने उसको कहा डीएल। और ये जो हमारा डीएल है वो इस डीएल में भी क्या होगा, एक मतलब इस डायरेक्शन में जो है आई वो करंट फ्लो होगी। और इन्होंने कहा कि ठीक है अगर एक छोटा सा अगर हम एक एलिमेंटल अगर हम लेते हैं डीएल जिसको हमने कहा है ना, तो अब इसके चारों तरफ क्या होगा, कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, देखो हर जगह होगा ना, इधर भी होगा। चलो मान लो आपने कहा सर अगर हम इधर निकाले, तो आप कहीं भी निकालो, आप यहाँ निकालो कहीं भी निकालो, लेकिन हम हम एक छोटे से एलिमेंटल जिसको हम कहते हैं स्मॉल एलिमेंट करंट डीएल, है ना, मतलब कि इसके थ्रू भी हमारी आई करंट की अमाउंट जो है वो फ्लो हो रही होगी। अच्छा, तो मान लो आपने कहा सर मान लो हम इस जगह पर क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अच्छा आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर बहुत ही स्मॉल एक छोटा सा अगर आपने एक एलिमेंट लिया है, एक छोटे से एलिमेंट के थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो अमाउंट होगी वो भी क्या होगी, छोटी होगी, दैट इज वो भी आपको क्या मिलेगा, डीबी मिलेगा। समझ रहे हो इस बात को, वो भी क्या मिलेगा, डीबी मिलेगा। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मस्त अभी आपको ये समझ में आने वाला है। देखो तो मान लो भाई कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है आर, क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस होगी ना, समथिंग कुछ आर होगी। देखो ये बहुत ही छोटे लेवल पर हम इसको एकदम जूम करके ऐसे देख रहे हैं, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है ना, आर होगी। अच्छा, अब ये जो है ये पर्टिकुलर मान लो ये हमारा इस वायर से थीटा एंगल पर ऐसे ये रहा होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है
है ना। इस छोटे से एलिमेंटल पॉइंट से हमारे ये मान लो थीटा एंगल पर ये बेंड रहा होगा। अच्छा, तो अब इन्होंने कहा, बायो और सेवर्ट ने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो उन्होंने किस पर बताया कि भाई देखो ये जो डीबी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, बात समझना। ये जो देखो डीबी कहने का मतलब क्या है, डीबी कहने का मतलब बहुत ही छोटी सी अमाउंट, मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ही छोटी सी अमाउंट। छोटी सी अमाउंट क्यों? क्योंकि आप छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले रहे हो, बड़ा सा लेते तो बड़ी अमाउंट मिलती, दैट इज अब ये डीबी नहीं रहता, तो हम छोटी सी ले रहे तो हमें छोटी भी हमें जो है वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि पहली चीज़ कि हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैंने जो ये तो आपको ऑस्टेट ने भी बताया था कि अगर आप करंट की अमाउंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, इन्होंने भी वही चीज़ बताया। अच्छा, और भी इन्होंने कहा कि अगर हम हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हमारे लेंथ पर भी डिपेंड करता है। मतलब कि इस डीएल वाले लेंथ पर अगर आप इसकी लेंथ, अगर इस डीएल वाले की लेंथ अगर बढ़ाओगे, एलिमेंटल लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो आपको और भी ज़्यादा बड़ा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। दूसरी चीज़, ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ये जो डीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। देखो ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन किए गए है ना, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो इतनी सारी बातें निकल करके सामने आई। तीसरी चीज़, अच्छा एक चीज़ और बताया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कि ये जो हमारा जो डीबी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई देखो अगर ये चारों ही एक दूसरे के मतलब ये पांचों जो हैं, 1 2 3 4 सॉरी 4 है ना टोटल, ठीक है। तो अगर ये सभी की वैल्यू जो डीबी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनल है, तो हम ये ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल। देखो ये डी एल एक साथ होगा था, डी एल का मतलब क्या, छोटी सी एल, है ना, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी बोला जा सकता है। कुछ नहीं, यहाँ से डीबी लिखा गया और यहाँ से प्रोपोर्शनल सिंबल हटा करके इक्वल लगाया गया, तो इक्वल हटाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे के, है ना। क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, जहाँ पर आप के का मतलब जानते हो, के इज इक्वल टू क्या है, के आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली के जो है वो डिपेंड करता है किस पर, कि हमारा ये जो स्मॉल एलिमेंटल जो करंट एलिमेंट जो रखा गया है ना, स्मॉल एलिमेंटल जो करंट एलिमेंट जो रखा गया है वो, और जो जहाँ पर जो पॉइंट पी है, समझो यहाँ पे ये जो स्मॉल एलिमेंटल मतलब करंट एलिमेंटल ये जो रखा गया है और ये जो पी है, इनके बीच का जो मीडियम है वो कैसा है, समझ रहे हो। तो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है किस पर भाई, डिपेंड्स बिटवीन पी, है ना, मतलब कि पी और इस डीएल, पी एंड डीएल के बीच का जो है वो मीडियम क्या है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ऐसे लिख लो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है, बिटवीन पी एंड डीएल, कि पी और डीएल के बीच में जो है वो मीडियम कैसा मीडियम है, क्या चीज़ है ना। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा देखो अगर हम यहाँ से आपको कहें के के बारे में आप जानते हो क्या, ये वही वाला के है जो आपने पिछले वाले टॉपिक में आपने जो पढ़ा था, है ना, जहाँ पे आप के की वैल्यू क्या रखते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद आया, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप कितनी लोगे, सेम वही यहाँ पर भी लोगे, कितना, 10⁻⁻⁷। और देखो अब देखो इसकी यूनिट जो है वो कितनी होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। देखो अब ये टेस्ला क्या है, तो अभी यहाँ पर केवल ऐसे समझ लो, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो बहुत सारी होती है। जैसे एक आपका होता है वेबर, है ना, डब्ल्यू जिसको हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। एक हमारा होता है टेस्ला होता है, टेस्ला कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, नहीं में भी शायद कुछ उसी से रिलेटेड है। तो टेस्ला होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अभी हम इस चीज़ को भी आगे वाले आने वाले टॉपिक से हम ये चीज़ निकालेंगे, अभी यहाँ से नहीं, यहाँ से भी हमें नहीं निकालना है डीबी की वैल्यू, अभी हम आने वाले, बस सिंपल अभी याद रख लो, समझ लो, या फिर मत याद रखो, कोई जरूरी नहीं है ना, बस ऐसे ध्यान में रख लो कि एक टेस्ला होता है, एक वेबर होता है, कैसे आएगा अभी हम ये देखेंगे, ठीक है। जैसे भाई फोर्स है, तो ये चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम अभी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो
ये बेसिकली हमारा ये जो वैल्यू है वो हमारे एक स्केलर फॉर्म में है ना, डी बी इज इक्वल टू, आपने कहा कि हमारे पास ये जो है ना डी बी इज इक्वल टू के की अगर हम वैल्यू रख दें क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी एक जो वैल्यू है वो एक स्केलर फॉर्म में है, ठीक है, जिसको हम लोग अदिश फॉर्म कहते हैं, स्केलर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो यहाँ से एक बात ध्यान देना, क्या आपने ये जो फिगर बनाया है, ठीक है, तो ध्यान क्या यहाँ पे रखना है कि हमारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज जो हमारा जो डीबी है, ठीक है, और डीएल, उनके बीच में हमेशा एक मतलब जो डीबी होता है वो हमेशा डीएल के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और जो हमारा जो डीबी होता है वो आर के भी क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे भी देखो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इनको अगर एक वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में देखो कुछ नहीं होता, बेसिकली हम क्या करेंगे, ये ऐसे लगा देंगे, डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो यहाँ से हम क्या लेने वाले हैं, डी एल, देखो डिस्टेंस किसके किसके बीच की हम ले रहे हैं, डी एल और मतलब पी के बीच की हम जो डिस्टेंस है वो ले रहे हैं ना, और डी एल और पी के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी, देखो आर है, या फिर देखो ऐसे समझो, आपने कहा सर हमें वेक्टर लेना है ना, हमें वेक्टर लेना है, तो वेक्टर देखो आपने कहा सर ये आर भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है, और ये हमारा जो डीएल है वो भी एक, हमने देखो बेसिकली हमारी जो करंट होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था थर्ड चैप्टर में कि करंट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे थे ना कि करंट की वजह से हमारी जो डीबी की जो डायरेक्शन है वो भी तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर हम एक डीएल मान रहे हैं। ये डीएल आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपका लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट को शो करता है। डीएल क्या शो करता है, सिंपल सी बात है, डीएल आपका शो करता है लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे डीएल को एक वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डीबी की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जा रही थी, बदल जा रही थी। ये किसने बताया था, ऑर्स्टेड ने बताया था, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हमें इस डीएल, ठीक है, हमें इस डीएल और हमें इस आर के बीच हमें क्या लेना है, एक वेक्टर फॉर्म लेना है। तो क्या लेंगे हम, ये कहेंगे डीएल क्रॉस आर। अब इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद है आपको डीएल, यानी कि आप ये कहते थे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या कहते थे, ये तो कहते थे ए बी साइन थीटा। तो अलग बात है, बी की जगह कितना है, डीएल है, आर की जगह कितना है, बी है, तो आप क्या कहोगे डीएल इंटू आर, मतलब इंटू ए डॉट मत समझ लेना, आर डीएल या डीएल आर कह लो, कॉस थीटा एक ही बात है, सॉरी साइन थीटा, साइन साइन साइन, ये हमारा वेक्टर है ना, तो वेक्टर में हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, यहाँ साइन लिखे ना, हाँ ठीक है, साइन थीटा, ओके। तो इस डीएल हमें क्या रखते हैं, अगर हमारे पास समझो, आपने कहा सर हमें रखना है डीएल क्रॉस आर इज इक्वल टू डीएल आर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे आपके पास डीएल साइन थीटा तो दिख रहा है, डीएल साइन थीटा तो दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा है। तो अगर हम आर का एक ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक यहाँ पे नीचे भी आर का मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखो क्या हो जाएगा, डीएल आर साइन थीटा। और इस डीएल आर साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, डीएल क्रॉस आर रख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, आई, और ये हो जाएगा आपका डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। बायो-सेवर्ट लॉ जो है, मतलब कि बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसमें आपने ला दिया, वेक्टर फॉर्म में ला दिया, ठीक है। तो बेसिकली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम ये वेक्टर फॉर्म नहीं याद रखते, बेसिकली आपका जो यूज होगा वो यही यूज होगा, क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर वेक्टर फॉर्म में अगर बोलता है लिखने के लिए तो फिर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। आपने ये तो बता दिया। अब हम ये बात कर लें कि सर आपने यहाँ पे आपने इसकी मैग्नीट्यूड तो बता दी है ना, इस डीबी की जो है आपने सर मैग्नीट्यूड बता दी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपने ला दिया, ठीक है ना। अगर हम बात करें सर हमें इसकी डायरेक्शन कैसे पता है, डायरेक्शन कैसे ये मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये कैसे मूव करेगा। तो देखो अब इसके डायरेक्शन के लिए क्या बोला गया, इसके डायरेक्शन के लिए 2 रूल बताए गए, और हम जो अगर हम इन दोनों रूल को समझ लेंगे तो इसके पहले हमने अभी जो फिगर बनाया था ना वो डॉट डॉट वाला, ठीक है, वो भी हमें समझ में आएगा। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। चलो तो सबसे पहले
आप अपने दोनों हाथों को देख लो, कौन सा राइट है और एंड कौन सा लेफ्ट है, ये आपको अच्छे तरीके से आता है ना, आता है ना, ठीक ठीक आता है। हम बात करते हैं बच्चे डायरेक्शन ऑफ, ध्यान समझना, डायरेक्शन ऑफ डीबी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है यहाँ से, ठीक है, यही चीज़ है। बाकी वो सब सारी चीज़ें तो लल्लू पल्लू वाली चीज़ें थी। नहीं, देखो डायरेक्शन ऑफ डीबी की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जो डायरेक्शन निकाला जाता है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। डीबी का जो डायरेक्शन है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। दूसरा जो है वो है राइट हैंड थंब अंगूठा, ठीक है, रूल। ओके, दो रूल के थ्रू जो है आप इसकी डायरेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हो। चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड चाहे यहाँ लो, है ना, डीबी आप यहाँ लो, डीबी आप यहाँ लो, मान लो यहाँ पर आपने डीबी लिया है, कोई बच्चा यहाँ पर लेगा, ठीक है। तो हम दो तरीके से जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला राइट हैंड स्क्रू रूल के थ्रू और राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। तो हम पहले बात करते हैं अपने राइट हैंड स्क्रू रूल के थ्रू, ठीक है। देखो ये लिखने के लिए नहीं आता, सिंपल समझ लो, तो आप लिख भी सकते हो, बना भी सकते हो, चाहे जैसे आप कह सकते हो। तो ये बताओ आप में से कितने बच्चों ने वो स्क्रू को कसने और खोलने का काम किया है? किए हो? कभी नहीं किए हो? चलो कोई बात नहीं। देखो तो जैसा कि देखो नाम से ही लग रहा है, क्या कह रहा है, राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड में वो जो आता है ना, एक जो आता है, एक पेचकस आता है, या फिर जो कह लो जो स्क्रू और जो उसके जो नट होते हैं वो, तो आपको एक हाथ में, कौन से हाथ में, राइट हैंड में आपने ये पकड़ लिया, ठीक है। इस तरीके से आप पकड़ोगे ना, मान लो ये आपका है, ठीक है, इस तरीके बात समझो, देखो इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका स्क्रू है, आपको इसमें ऐसे डालना है। तो क्या देखो क्या करते हो, आपने कहा कि ये बेसिकली एग्जैक्टली होता क्या है। देखो अगर आप इसको वेक्टर वाले तरीके से करोगे तो क्या करते हैं कि हम इस डीएल को, है ना, हम इस आर के डायरेक्शन में क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्या करते हैं, आर के डायरेक्शन में क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी। अच्छा ये तो ठीक है, और ये जो देखो स्क्रू रूल भी है ना, ये भी समथिंग कुछ इसी पर एक्ट करता है। सिंपल, आपको क्या करना है, आपको अपने इस स्क्रू को, है ना, इस वाले पॉइंट पर रखना है, इस वाले पॉइंट पर रखना है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि सर मेरी जो डीबी है वो इस तरफ है, बात समझो। आपका जो पी है, जो आपको जिस जगह पर जो मतलब डायरेक्शन निकालना है वो इस जगह पर है, तो आपको यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखनी है। तो आपने कहा हमने ऐसे रखा और हम इसको जो है इस तरफ से ऐसे, देखो ये इस तरफ है ना, तो हम ऐसे इधर की तरफ इसको ऐसे घुमाएंगे। जब इसको आप जब ऐसे घुमाओगे तो देखो होगा क्या, ये जो है वो आपके मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे जाएगा। कभी आपने देखो स्क्रू को कभी टाइट किया है क्या? एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुको, हमें थोड़ा सा, ओके सर, देखो ये निकाला गया है, ठीक है, समझ लो यहाँ से, है ना, ये चीज़ है, ये आपका स्क्रू है। आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ पर ऐसे रखा, ठीक है। अब देखो जब आप इसको इस तरीके से, देखो आपको घुमाना किस तरीके से, आपको डायरेक्शन इस डायरेक्शन में निकालना है, ओके, इस डायरेक्शन में निकालना, इस तरफ निकालना है। तो आप इसको इस तरफ से ऐसे घुमाओगे, तो देखो जब आप इसको इस तरफ से घुमा रहे हो तो ये देखो, ये स्क्रू ध्यान से देखो, ये स्क्रू देखो कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो आपको पता था, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर जैसे मान लो, आपने कहा कि मान लो अगर ये मेरा कोई एक कागज़ का मतलब एक प्लेन होता है ना, एक प्लेन पेपर होता, ठीक है, और हम इसको इस तरीके से अगर घुमा रहे हैं तो देखो हमारी जो ये जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जा रही है, स्क्रू जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो आप कहोगे इस यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी जो डायरेक्शन होगी डीबी की वो अंदर की तरफ होगी। तो अंदर की तरफ को हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से, क्रॉस वाली जगह से। आगे बात समझ में, तो आप क्या कहोगे कि हमारी जो डायरेक्शन होगी डीबी की वो कैसी होगी, वो इनवर्ड्स होगी। कैसी होगी वो, इनवर्ड्स, कागज के तल के वो अंदर की तरफ जा रहा होगा। नहीं है समझ में? अच्छा चलो, आपने कहा सर मान लो अगर हम इस जगह पर अगर हम निकालें, तो मान लो यहाँ पर हमारे पास क्यू था, पॉइंट क्यू था, और हमें इस जगह पर हमें अपने डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है। तो सेम, अब देखो, अब आप क्या कहोगे, अब आप जो स्क्रू को जो आप इस तरीके से मोड़ रहे थे, तो अब इस तरीके से अब आप मोड़ोगे,
समझ गए? इस तरीके से मोड़ोगे। तो चलो देखो इस तरीके से मोड़ते हैं। देखो आपने कहा कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्क्रू को इस तरीके से मोड़ने वाले हैं। देखो इस तरीके से ना, इस तरीके से। तो आपका ये जो देखो थंब है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना। तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। मतलब या तो आप ऐसे बना लो, यहाँ पर इस तरीके से बना लो, इस तरीके से, या फिर आप ये कहोगे, देखो जब आप इसको ऐसे जब इस तरीके से आप मोड़ रहे हो तो इसकी देखो ये जो स्क्रू है वो किधर की तरफ आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है। समझ रहे हो आप बात को, नहीं समझ पा रहे हो? ये आपकी तरफ आ रहा है ना, तो आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि जब जैसे ये आपकी तरफ आ रहा है तो आपकी तरफ आ रहा है, तो आप वहां पर उस चीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। क्या हो गया इसे, ये भी नहीं चल रहा है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे ये। तो इस पॉइंट पर अगर निकालोगे तो ये आपके प्लेन ऑफ पेपर के कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इस तरफ अगर निकालोगे तो ये कैसे होगा, प्लेन ऑफ पेपर की ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। समझ गए बात? यानी कि ये इस तरफ होगा अगर आप इस तरफ निकालोगे तो, और ये जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या फिर ऐसे देखो, आपने स्क्रू को आप ऐसे घुमा रहे हो तो आपका जो अंगूठा है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है ना। तो यही है स्क्रू रूल, है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब स्क्रू बेसिकली अगर आपने कभी भी अपने जीवन में, है ना, वो जो है ना जिसको कहते हैं स्क्रू को पकड़ करके आपने कभी भी टाइट या ढीला करने का अगर आप काम ना करने पे अगर किया है तो ये चीज़ फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। या फिर देख लो ना, आप कहीं से ले लो, आप कर सकते हो ना ये चीज़, अपने घर पे आप कर सकते हो। देख लो कि किस तरीके से घुमा रहे हो तो आपकी ये बाहर की तरफ आ रही है, और किस तरीके से घुमा रहे हो तो ये आपके अंदर की तरफ जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, बेसिक सी पॉइंट बताई थी क्या, कि अगर ये स्क्रू देखो, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है इस तरीके से घुमाने से, तो अंदर की तरफ जा रहा है मतलब कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर ये इस तरीके से घुमाने से, अगर देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये स्क्रू देखो आपकी तरफ आ रहा है ना, इस तरीके से ये घुमाने से बाहर की तरफ अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आप क्या कहोगे, ये हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये दो बातें अभी हमने किसके रिगार्डिंग सीखी, हमने अभी राइट हैंड स्क्रू रूल के रिगार्डिंग सीखा। चलो अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं। ठीक है, अब ये राइट हैंड थंब रूल देखो क्या होता है, कुछ नहीं। तो सबसे पहले कौन सा आपका राइट हैंड है, ये वाला आपका राइट हैंड है, तो इसको हटा लिया जाए। ठीक, अच्छा, फिर कहता है राइट हैंड थंब रूल, तो क्या कर लिया जाए, थंब निकाल लिया जाए, ये वाला थंब निकाल लो। ठीक है, ऐसे निकाल नहीं लेना है पूरे तरीके से, बस ऐसे इस तरीके से निकाल लो। अब क्या करना है, देखो होता क्या है, क्या करते हैं, क्या है कि जैसे आपने कहा सर डायरेक्शन मेरी यहाँ पर इस वाले में जो मेरी डायरेक्शन, देखो बात समझो ध्यान से। आपने कहा सर ये मेरे पास एक वायर था, ठीक है, और ये मेरी करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही थी, और मान लो हमें इस जगह पर हमें अपनी करंट निकालनी थी। तो ठीक है, हम स्क्रू वाले रूल से तो हम कर लिए, अब हम इसको थंब वाले रूल से कैसे करें। देखो, तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस थंब को इस करंट के अलोंग रखेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारी करंट जारी होगी उस डायरेक्शन में अपने इस थंब को रखेंगे, रखा। ठीक है, और अपने इस पाम को अपने खोल दिया, ये वाला आपका पाम है ना, ये अपनी आपकी ये जो उंगलियां हैं, ठीक है, फिंगर्स हैं, तो इस तरीके से रखा। अब देखो इस उंगलियों को ऐसे मोड़ो, ऐसे, है ना, ये ऐसे रखते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी, मैंने आपको बताया था, देखो अब ये आपकी जो थंब है ना, और ये जो आपके ये जो फिंगर्स हैं, ये आपके जस्ट 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। मतलब ये एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ये बात मैंने आपको लिखवाई थी ना, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देखो जब ये परपेंडिकुलर है और आपने कहा सर ये जो पॉइंट है, देखो अब क्या कर रहे हो आप, अपने आप मतलब इस थंब को, सॉरी आपकी जो फिंगर्स हैं ना, इसको आप अगर कर्ल कर रहे हो, मोड़ रहे हो, तो ये देखो कैसे जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। बात समझ रहे हो, अंदर की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ अगर जाते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्रॉस के थ्रू। तो आपने दोनों तरीके से देख लिया, स्क्रू वाले के रूल के थ्रू भी देख लिया और राइट हैंड थंब रूल के थ्रू भी देख लिया, है ना। तो अगर पॉइंट इस तरफ है तो हमेशा देखो, आप ऐसे तो कर्ल करोगे यार, अपनी अंगुलियों को ये बताओ आप कर्ल कैसे करोगे, एलियन तो हो नहीं किस तरीके से मोड़ लोगे, ऐसे ही तो मोड़ोगे ना, है ना। और थंब को ऐसे हमेशा सीधा रखना है, तो इस तरीके से आपने मोड़ा, ठीक है। तो ये आप कर्ल इस तरीके से मोड़ो ना, तो ये पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट को भी तो देखना है, ये पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ हम कहेंगे क्या, कि दैट इज इनवर्ड द प्लेन, है ना, प्लेन के अंदर की तरफ। अच्छा, आपने कहा नहीं, हमें इस जगह पर निकालना है, हमें इस जगह पर निकालना है कि चलो इस जगह पर जो है हमें क्यू की जो है वैल्यू बतानी है। हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट था क्यू, और हमें इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो आपने कहा सर अभी हमारी करंट जो है वो ऐसे ही फ्लो हो रही है, बात समझो, करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो हो रही है। तो आपने कहा सर हम तो ऐसे ही रखेंगे। भाई थंब तो ऐसे ही रखोगे, ऐसे हम हमेशा थंब को कैसे रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना,
करंट के डायरेक्शन में ही रखना है, तो वैसे नहीं रख देना। ओके, तो करंट ऐसे है तो ऐसे थंब को रखोगे, थंब इस डायरेक्शन में। अच्छा, और इनके बीच में कैसे, आपके कर्ल और इस थंब के बीच में, मतलब इस फिंगर और इस थंब के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब इसको ऐसे मोड़ो, देखो अब जब इसको ऐसे मोड़ोगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये देखो कहाँ आ रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे आपकी तरफ ऐसे जा रहा है ना। समझ गए? नहीं समझे मेरी बात? आपने ऐसे थंब रखा, आपने इसको ऐसे मोड़ा, और जब इस पॉइंट के पास जब आपका जब हाथ गया, ये जो चारों की चारों जब आपकी उंगलियां गई, तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है। समझ गया? आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या कर रहे हो, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, आपकी तरफ। आपकी तरफ का मतलब क्या हो गया, ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो आप कहोगे इस चीज के लिए यहाँ पे हमारा इस जगह पर है ना, यानी कि क्यू पॉइंट पर हमारा ये जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आउटवर्ड होगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे बताओ? इस तरीके से, या डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख लो आउटवर्ड टू प्लेन। प्लेन के कैसे है, आउटवर्ड होगा, और इस तरफ आपने निकाला तो यहाँ पे प्लेन के कैसे होगा, इनवर्ड होगा। समझ गए? ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने एक वो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फिगर एक दिया था, क्या कुछ इस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पर एक ये डॉट है, ठीक है, तो अब इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप बताओ कैसे होगा। और मैंने कहा कि ये एक आपका ये क्रॉस है, और इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताओ कैसे होगा। अब बता सकते हो? देखो मैंने आपको बताया है कि अगर ये डॉट है तो डॉट का मतलब क्या है कि आपको अपने कर्ल, देखो डॉट का मतलब क्या है कि कर्ल को आपको इस तरीके से रखना है। कर्ल आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो आपने ये कर्ल इस तरीके से रखा, ठीक है, मतलब ये आपकी करंट शो कर रहा है ना, ये आपकी करंट शो कर रहा है। अच्छा, आप जब इसको ऐसे मोड़ोगे इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से आप मोड़ रहे हो ना, ऐसे मोड़ रहे हो ना, इस तरीके से ऐसे मोड़ रहे हो, तो इस तरीके से मोड़ने का मतलब क्या, आपकी डायरेक्शन कैसी है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी ही तो है। यही चीज़ तो मैंने बनाई थी नहीं? आपने देखो थंब ऐसे रखा और आप कर्ल को ऐसे मोड़ रहे हो, तो देखो कर्ल ऐसे तो मुड़ रहा है, ठीक है, और थंब आपने ऐसे रखा है इस तरीके से अपने तरफ। डॉट का मतलब क्या होता है, ये थंब आपकी तरफ यानी कि करंट आपकी तरफ। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो अब थंब को ऐसे रखोगे, थंब को आपने ऐसे रखा, और देखो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे मोड़ोगे ना, कर्ल ऐसे तो मोड़ोगे, आपकी जो मतलब उंगलियां हैं वो ऐसे तो मोड़ोगे ना, एलियन तो नहीं, इस तरीके से मोड़ दोगे। तो इस तरीके से मोड़ रहे हो, मतलब इस तरीके से मोड़ रहे हो, देखो इस तरीके से ना। आप अगर इस तरीके से मोड़ रहे हो तो आप कैसे बनाओगे, आप इस तरीके से कुछ बनाओगे, एरो। समझ गए? तो ये एरो क्या शो कर रहा है, यही आपका मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। समझ में आ रही बात ना? मतलब कि आपने कहा सर ये मेरा एक वायर है, हाँ, और इस वायर में जो करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आप इसको चाहे क्लॉकवाइज कह लो, सॉरी आप इसको क्या कहोगे, हाँ आप इसको क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। ये आपका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। बहुत सारे तरीके, देखो यही चीज़ बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, तो इस चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। आपने कहा सर ये हमारा है थंब, थंब हमारा मतलब थंब क्या शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन। थंब क्या शो करता है, करंट की डायरेक्शन। तो ये हमारी करंट गई ऐसे अंदर, हमने उंगलियों को ऐसे फैलाया और इस तरीके से ऐसे मोड़ा, ठीक है, तो इस तरीके से मोड़ रहे हैं, तो हम ये हमारी ये जो करंट है वो कैसे चल रहा है, वो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। इसके लिए देखो इसमें आपने कहा कि हमारी ये जो पॉइंट, ये पॉइंट क्या शो करता है कि ये इस पॉइंट का मतलब है, इस वाले पॉइंट का मतलब है कि हमारी जो करंट है वो हमारी तरफ आ रही है। तो करंट हमारी तरफ आ रही है, दैट इज हमने अपने थंब को अपनी तरफ रखा है, ठीक है, हमने थंब को अपनी तरफ रख लिया, और इस तरीके से हम अपने कर्ल को मोड़ रहे हैं। तो ये जो कर्ल है, ये आपकी जो उंगलियां हैं, ये क्या शो कर रही हैं, ये आपकी शो कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस केस में कहोगे कि इस केस में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो हमारी होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। इस तरीके से क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। समझ गए? इसी में बच्चे जो हैं फंस जाते हैं, ठीक है। आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे कि आपको समझ में आया नहीं आया। एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? बताओ, सिंपल सा बात है ना। ओके, ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई तो ये आपको पूरे चैप्टर में फिर ये परेशान करेगा। चलो, जैसे एक ये बताओ, जैसे हमने कहा कि मान लो अब हमारी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, और आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है,
चलो बताओ कितने बच्चे बताएंगे, कैसे बताएंगे। देखो तो आपने कहा सर हम हमारी ये हमारा क्या है, राइट हैंड है, राइट हैंड का ये थंब है और हमने इस थंब को अपने करंट की इस डायरेक्शन में देखो ऐसे रखा, इस तरीके से ऐसे रखा और देखो आपने इसको ऐसे मोड़ा, कर्ल किया, ठीक है। तो आप जब इसको जब कर्ल ऐसे जब मोड़ोगे तो देखो ये जो पॉइंट है, ये आप इस पॉइंट को किधर की तरफ भेज रहे हो, अंदर की तरफ, सरफेस के अंदर की तरफ भेज रहे हो। तो आप कहोगे यहाँ पर कि हमारी यहाँ पर जो होगी बी की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो इनवर्ड टू प्लेन होगी ना। आप इसको अंदर की तरफ भेज रहे हो ना, देखो ना, बात समझ रहे हो ना, ये आपको, आप इसको अंदर की तरफ भेज रहे हो ना, तो अंदर की तरफ आपने इसको ऐसे भेजा तो ये आप कहाँ भेज रहे हो, आप इसको इनवर्ड भेज रहे हो, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा हम क्या है, चलो आप यहाँ पर बता दो ये बता दो यहाँ पर कैसे होगा। ओके तो अब ये तो हमारी वायर तो ऐसे है अभी, मतलब ऐसे देखो, ये वायर जो थी बाद में, देखो हम जान रहे हैं कन्फ्यूजन अभी भी होगा आपको, पहले इस वाले को देख लेते हैं। आपने कहा सर हमारी जो करंट है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मतलब अपने थंब को ऐसे रखा और थंब और इस फिंगर के बीच आपको एंगल कैसा बनाना, 90 डिग्री का। तो आपने कहा सर कैसे किया जाए, हाथ को तोड़ लिया जाए, कुछ ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपने रखा और देखो अब इस तरीके से रख करके अपने कर्ल को ऐसे मोड़ो, ठीक है, आपने ऐसे मोड़ा तो किधर आ रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ना, तो क्या कहोगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बात, कितना ही आसान है, नहीं आसान है। चलो ये बताओ फिर, हाँ सर अब ये तो इनवर्ट तो हो गई, हाँ लेकिन हम इधर की तरफ दे रहे हैं, इधर की तरफ दे रहे हैं। चलो बताओ क्या हो जाएगा। देखो ये आपने ऐसे रखा, ये देखो ये आपने ऐसे थंब रखा, इसको अपने फिंगर को कैसे मोड़ो ऐसे, इस पॉइंट को आप कैसे उठा रहे हो, बाहर की तरफ उठा रहे हो, तो क्या कहोगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट पर हमारी जो डायरेक्शन होगी बी की वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। अब मान लो हम अगर आपको यहाँ दे दे तो, कुछ नहीं सर मैं आता है, आपने बताया है कैसे, देखो ऐसे रखा और इस पॉइंट को देखो आप कैसे कर रहे हो, अंदर की तरफ धक्का दे रहे हो, इस तरीके से देखो आपने ऐसे रखा, ठीक है, थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में रखा और इस पॉइंट को आपने ऐसे धक्का दिया, तो ये कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कहोगे, इस जगह पर इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी होगी, वो होगी इनवर्ड डायरेक्शन। ये देखो बच्चे, अगर आपको बात समझ में अगर आई है तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आप इतना मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर ये चीज़ मेरे को समझ में आया है, क्या इनवर्ड, क्या आउटवर्ड, क्या क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, ये सब मेरे को सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो देखो जब भी अगर हम बात करेंगे, हमारी जो वायर अगर कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से होगी, तो हम इनवर्ड और आउटवर्ड की बात करेंगे, है ना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड की बात करेंगे। या फिर आपने कहा नहीं केवल ऐसा सिंबल दे दिया, है ना, तब उस केस में आप बात करोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। आगे बात सुन रहे, नहीं आपने कहा सर ऐसा सिंबल है, ऐसा सिंबल है, इसका मतलब है कि करंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, करंट जो क्या है वो आपकी तरफ आ रहा है ना, आंख में तो नहीं जा रहा है ना आपकी करंट, कुछ ऐसे है ना, मतलब इस तरीके से देखो करंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। तो आपने थंब को अपनी तरफ ऐसे रखा और कर्ल को ऐसे मोड़ा, यानी कि कुछ इस तरीके से जो है वो आपका वो डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये देखो कैसा होता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपने कहा कि हमारी करंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो इस तरीके की करंट के रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। ये मैंने आपको बताया, अगर आप वीडियो अगर स्किप करोगे तो कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, इस तरीके से जा रहा है, ठीक। तो करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो अब देखो मोड़ो, इसको ऐसे मोड़ा जाए, ये आपने इस तरीके से मोड़ा, कैसे मोड़ रहे हो आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ रहे हो, कैसे मोड़ रहे हो, देखो इस तरीके से आप यहाँ मोड़ रहे हो ना, तो आप कहोगे इस केस में आप कहोगे क्लॉकवाइज, ठीक है, इस केस में आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यही सारी चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम करती है, कब आउटवर्ड, कब इनवर्ड, कब क्लॉकवाइज, कब एंटी। क्लियर है अब ये चीज़। फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं पर, वीडियो हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ आप जरूर कमेंट करके बताओगे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं, ठीक है। आप चाहो तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन भी लगा सकते हो, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, फिलहाल तो अभी इसी टाइप के क्वेश्चन। चलो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और आप अपना ख्याल रखो, ओके।